नमस्कार। भाषा सरता चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने विष के दांत का आधा कहानी पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि सेन साहब की गाड़ी छू देने मात्र से उनका ड्राइवर शोफर मदन को धकेल देता है। वह गिर जाता है, उसके घुटने से खून बहता है। सेन साहब उल्टे उसी को डांट देते हैं, लेकिन अपना बेटा कासू मोटर का लाल बत्ती वाला शीशा तोड़ देने से वह खुश हो जाते हैं कि गाड़ी में इसकी इतनी बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए इसके कल पुर्जों को तोड़कर देखता है। अब आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव-भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि सेन साहब का बेटा कासू केवल अपना ही गाड़ी को खराब किया है। सेन साहब के जो दोस्त आए हैं, उन दोस्तों का भी गाड़ी उन्होंने खराब कर दिया है। वो अपने मित्र का भाव भंगिमा को नहीं समझ पाए और समझते भी नहीं, क्योंकि वे अपने बेटा को बहुत ही लाड़ प्यार से बिगाड़ रहे थे। जब मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे तो उन्होंने सेन साहब को नमस्कार किया और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। उनकी नज़र अचानक ही अगले चक्के पर गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, परेशानी की हालत में खड़े हो गए। अब सेन साहब का बेटा अपना गाड़ी तो खराब करता ही है, दूसरे का भी गाड़ी खराब कर देता है, दूसरे का भी सामान खराब कर देता है। बच्चे को इतना भी गलत संस्कार नहीं देना चाहिए। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, परेशानी की हालत में खड़े हुए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। जब तक ये दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, तब तक कासू इनके गाड़ी का चक्का का जो हवा था वो पास कर दिया था, हवा निकाल दिया। जब हवा निकाल देगा गाड़ी का, तो गाड़ी कैसे चलेगी? इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और सेन साहब भी इत्मीनान होकर कहते हैं, हवा भर दो और लॉन में कुर्सी लगवा दो, हम यहाँ बैठते हैं। लेकिन अपने बेटा को एक बार भी नहीं समझाते हैं, जो तुमने ऐसा क्यों किया। अपना गाड़ी तो खराब कर देता है, अपना घर के सामान को तोड़ देता है, लेकिन दूसरे का भी सामान को तुम तोड़ दोगे तो समाज में हमारी बेइज्जती होगी। ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सेन साहब इतना समझाने के लिए वो तैयार नहीं थे, उल्टे ड्राइवर को आदेश देते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी की तरह
दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। लेखक कहता है कि ड्राइवर ने एक चक्का लगा करके सूचना दी कि पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई है और यह काम कासू बाबू का ही है, अर्थात सेन साहब के बेटा का ही है। वो इधर ही खेल रहा था। मुखर्जी साहब जो सेन साहब के दोस्त हैं, उनका तो गाड़ी ठीक था। वो अपने पत्रकार महोदय के साथ चले गए। अब सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठ कर के बातें करते रहे। अब बात क्या करना है, अपने बेटे की प्रशंसा करना है। सेन साहब कहते हैं कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली, मतलब चक्का से कैसे हवा निकाला जाए इसका उसने जानकारी ले लिया था और जब भी उसको मौका मिलता है यह चक्का से हवा निकाल देता है। इसमें सेन साहब का कहना है कि ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। वो ये नहीं कहते हैं जो लड़का शरारती हो गया है उसे अनुशासन की सीख देनी चाहिए, बल्कि उन्हें सपना नज़र आ रहा है कि मेरा बेटा को इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है, इंजीनियरिंग में उसको का क्षेत्र में उसे जाना है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र उसे पसंद हो रहा है, इसलिए वो ऐसा गलत हरकत कर रहा है। लेकिन अगला आदमी को परेशानी हो रही है, मिस्टर सेन को इसके बारे में थोड़ा भी एहसास नहीं है। बच्चे को वो बहुत ही बिगाड़ रहे हैं और यही बच्चा आगे चल कर के उन्हीं से हिसाब लेगा। ये उनको थोड़ा भी एहसास नहीं है। व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि हमें किसी भी तरह बच्चे को अच्छा संस्कार दें। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। लेखक कहता है कि सेन साहब घर के अंदर गए और बेरा अर्थात अपने नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, बंगला के बगल में ही एक छोटा से जो आउट हाउस था उसमें रहता था, बुलाने का हुक्म दिया। बेरा को उन्होंने कहा तो जाओ गिरधर को बुला करके लाओ। गिरधर कौन था? फैक्ट्री के किरानी था। गिरधर आया और सेन साहब के सामने में सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे उसने कोई खून कर दिया हो। सेन साहब ने उन्हें समझाना शुरू कर दिया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया, तुम्हारा बेटा आजकल बहुत बिगड़ गया है और इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे का भलाई चाहता हूँ। उसने गाड़ी को गंदा भी किया और मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मेरे सामने में भी डरने के बदले ड्राइवर की ओर झपटता रहा। अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो गुंडा, चोर और डाकू बन जाएगा। और फिर गुंडा और चोर डाकू का क्या हालत होती है तुम तो जानते ही होगे। अब यहाँ पर सेन साहब कितने बड़े घमंडी आदमी हैं, जो उनका गाड़ी मदन छू दिया, वो उनका ड्राइवर उसको धक्का देता है, घुटना से खून निकलता है,
उन्होंने खून निकलते हुए देखा है। एक बार भी नहीं पूछे जो मदन तुम्हारे घुटना से खून क्यों निकल रहा है, क्या हो गया है। एक बार भी उसको नहीं पुचकारे, नहीं पूछे। उल्टे मदन के पिता को बुला करके उसको समझा रहे हैं। अपना बेटा को समझा नहीं रहे हैं। जो बेटा तुम ऐसा गलत काम क्यों करते हो, अपने बेटा को सिर चढ़ा रहे हैं, अपने बेटा को शरारती बना रहे हैं, अपने बेटा को गलत संस्कार दे रहे हैं और दूसरे के बेटा को नसीहत दे रहे हैं। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कमबख्त की खाल उधेर दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखा तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त, कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियां सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकी थी। लेखक कहता है कि गिरधर लाल का क्वार्टर जो बंगला के बगल में ही रहता था, वहाँ से मदन काफ़ी रो रहा है। उसके चित्कार से ये जो सेन परिवार हैं, सेन साहब और उसकी पत्नी का आरामदायक जो शयनागार है जिसमें वो लोग सोते हैं, गूंज गया। उन लोगों की नींद टूट गई। और फिर सेन साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि गिरधर खुद समझदार आदमी है, इसलिए वो अपने बेटा को पिटाई कर रहा है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया, अर्थात मदन को उसकी माँ ने ही बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेर दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड, अर्थात छड़ी से ही बच्चे को सुधारा जा सकता है। माता सेन की नींद उचट गई थी। खोखा की जो माँ है उसकी नींद खुल गई थी। उन्हें मदन का जो चिल्लाहट से उससे ज़्यादा अपने पति का जो बकबक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा वो परेशान है। और उन्होंने भी मदन पर ही खिज उतारी और कहते हैं कि कमबख्त, कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब इनकी जो पत्नी है उनको भी इतनी ही समझदारी है जो सही बात नहीं बोल करके अपने बेटे की तरफदारी करते हैं और अपने अधीन रहने वाले गिरधर को भिखमंगा कहते हैं। अगर वो कमा करके खा रहा है, भले ही उनके अधीन रह रहा है, लेकिन काम करके न खाता है, बैठ करके नहीं खा रहा है, तो भिखमंगा कैसे हुआ। और खोखा की बराबरी कर, मतलब मेरे बेटा की बराबरी करने चला है, तो वो बराबरी क्यों नहीं कर सकता है। वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो इंसान इंसान की बराबरी क्यों नहीं कर सकता है। इनके ये दिमाग में बात नहीं आ रही है और उसे कह रही है कि कौवे की तरह चिल्ला रहा है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था और उनकी सिसकियां सेनों के शयनागार। इस तरह बेचारा रो रो करके उसके बाद धीरे धीरे जोर से चिल्ला रहा था, वो चुप हो गया। और लेकिन सिसकियां ले रहा है, और लेकिन सिसकियां जो है उसके रूम तक नहीं पहुंच रही है, धीरे धीरे रो रहा है। इसका अर्थ यह गिरधर स्वाभिमानी व्यक्ति है और उसके बेटा पर किसी ने उंगली उठाया है तो उसे सहन नहीं हो सका। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनका एक, वो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनका एक ही आभूषण होता है जो मेरे पर किसी का उंगली नहीं उठे। अपने स्वाभिमान की रक्षा वो सदैव करते हैं
इसलिए गिरधर को काफ़ी तकलीफ़ हुई जो मेरे बेटा पर सेन साहब ने उंगली उठाया है, उसे सहन नहीं हुआ और अपने बेटा को बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर दिया है। लेकिन सेन साहब अपने बेटे को तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसकी बराबरी भला कोई कैसे कर सकता है? ये कितनी बड़ी गलत बात है। ऐसा गिरधर अपने बेटा को काफ़ी पिटाई किया है। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़ा रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दे दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। लेखक कहता है कि दूसरे दिन मामला बिल्कुल उल्टा था। शाम के समय खेलते कूदते मदन शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा यानी कि सेन साहब का जो बेटा है कासू, वह बगल के अहाते की बगल वाली गली में निकल गया। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसने देखा जो मदन धूल में सना हुआ है और गरीब बच्चे जो अहाते की गली में रहते हैं उसके साथ मदन खेल रहा है। वो लट्टू खेलते हुए देखकर खोखा को भी मन हो गया जो मुझे भी लट्टू नचाना है। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस तरह से लेखक कहता है कि हंस यहाँ पर खोखा को कहा गया है और कौआ गली के जो गरीब के बच्चे हैं उसको कहा गया है। और जहाँ सेन साहब को अपने धन पर इतना अभिमान है, घमंड है, उनका बेटा गली के जो गरीब बच्चे हैं उसके साथ खेलने के लिए वो शामिल होने जा रहा है। लेकिन आदत से लाचार वह रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दे दो, हम भी खेलेगा। लेकिन उसमें विनम्रता तो है नहीं। अगर खेलना ही है तो शिष्टाचार के साथ, विनम्र के साथ अगर वह लट्टू मांगता, सो नहीं वह रोब के साथ कहता है जब मुझे लट्टू दे दो, मैं भी लट्टू से खेलूँगा। दूसरा लड़का को कोई खास उज्र नहीं था। उज्र मतलब कोई परेशानी नहीं थी। जो मदन को छोड़ करके और भी जो लड़के हैं उनको कोई परेशानी नहीं थी कि खोखा को अपनी जमात में खेलने के लिए ले लिया जाए, क्योंकि उनको बहुत से फायदे नज़र आ रहे थे। क्योंकि खोखा के पिताजी काफ़ी धनी आदमी हैं, इसलिए कभी वक्त पर वो काम आ सकते हैं। ये लोभ के कारण उसे खेलने के लिए शामिल उनके मन में हो रहा था। लेकिन उनका जो लीडर, जो लट्टू जो खेल रहे थे बच्चे, उनका लीडर मदन है। और मदन को जो अपमान सहना पड़ा है, जो प्रताड़ना हुई है, वह कैसे भूल सकता है। जो मात्र गाड़ी को छू देने से मुझे धकेल दिया गया, मेरे घुटना से खून बहा, उतना ही नहीं मेरे पिता को बुला करके डांटा गया और इसके कारण रात में मेरे पिताजी काफ़ी बेरहमी से पिटाई किए हैं। ये आत्मसम्मान, ये आत्मस्वाभिमान का जो चोट लगी है वो कैसे, और शरीर पर जो चोट लगी है वो कैसे भूल सकता है। उसने तुरंत कहा, अबे भाग जा यहाँ से, भागो यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम लट्टू से क्यों खेलोगे, लट्टू तो गरीब लोग खेलते हैं, है भी तो लट्टू तेरा ये लट्टू है, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे बाबा का जो मोटर है उस पर जा कर के बैठ जाओ।
मेरे पास तो मात्र लट्टू है, हम लट्टू से खेल रहे हैं। जब तुम्हारा ये लट्टू है ही नहीं तो हम ये लट्टू तुम्हें क्यों दें? जैसे तुम्हारे गाड़ी को हम नहीं छू सकते हैं क्योंकि वो गाड़ी तुम्हारा है, उसी तरह से लट्टू मेरा है। मदन ने अपना जो है रोब इस खोखा पर दिखा दिया। काशू तैश में आ गया। उन्होंने इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव न देखा ताव मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट काशू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। लेखक कहता है कि काशू तैश में आ गया। वह रोब दिखाने लगा, और इसी उम्र में वह अपने नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, उसे पीट देता था, और क्या मजाल कि उसे कुछ कर दे। इतना मनमाना व्यवहार करने पर भी उसके ऊपर कोई संयम करने वाला नहीं था, उसे समझाने वाला नहीं था। उसने आओ देखा न था मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। क्योंकि उसका हाथ छूटा हुआ था, इसलिए उसने मदन को एक घूंसा रख दिया, और प्रतिदिन सेन साहब भी कुछ न कुछ शिकायत करके मदन के पिताजी से मदन को पिटाई करवा ही देते थे। इसलिए वह उसे कुछ नहीं समझ रहा है। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। उसकी सेन साहब ने गिरधर को कहे थे कि तुम्हारा बेटा चोर गुंडा डाकू होगा, इसलिए संभालो। इस अपमान का ज्वाला उसके अंदर में जल रहा है। वह झट काशू पर टूट पड़ा। वह तुरंत उल्टा जवाब काशू को दे दिया। काशू ने एक घूंसा ज्यों ही लगाया त्यों ही मदन भी उसके ऊपर प्रहार कर दिया, उसे पिटाई कर दिया। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, और भी जो बच्चे थे वो थोड़ा सा अलग हट गए और दोनों को युद्ध का मजा लेने लगा। दोनों को हटाने की कोशिश किसी ने भी नहीं किया। यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यह लड़ाई थी अपने अपने स्वामित्व की लड़ाई थी, अपने अपने मालिकाना हक की लड़ाई थी। मदन अपने गली का हीरो है, अपने गली का लीडर है, इसलिए वहाँ पर जो भी चीज़ है सब उसके अंदर में है, वहाँ पर वह मालिक है। और काशू अपने बंगला के अंदर मालिक है। बंगला का पिल्ला हमेशा डरपोक होता है, क्योंकि वह बहुत ही लाड़ प्यार से पाला जाता है। गली का कुत्ता निडर होता है, क्योंकि वह धूप वर्षा सब चीज़ सहता है, इसलिए अंदर से वह काफ़ी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, निडर होता है, साहसी होता है, बहादुर होता है। अगर यही लड़ाई उसकी काशू के बंगला के आसपास होता तो काशू जीत जाता, क्योंकि अपने दरवाज़ा पर कुत्ता भी शेर होता है। लेकिन यहाँ मदन के इलाका में जाकर के वह रोब दिखा रहा है, इसलिए वह भाग निकला वहाँ से। जो ही मदन ने उसको पिटाई किया त्यों ही वहाँ से भाग निकला। वह वहाँ पर टिक नहीं पाया। वहाँ से 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर के भाग निकला। वो भाग गया। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक कहता है कि महल और झोपड़ी वाला में जब भी युद्ध होता है, जब भी झगड़ा होता है, तो महल वाला ही जीतता है। कब जीतता है? जब झोपड़ी वाला को मदद नहीं करके महल वाला को मदद करता है।
क्योंकि महल वाला से उसे उम्मीद रहती है जो कभी भी आर्थिक रूप में या किसी भी तरह का हमें इनसे काम पड़ सकता है, इसलिए महल वाले को ही मदद किया जाए। इस हालत में जो झोपड़ी वाला है, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दब जाती है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब का मदद गरीब नहीं करेगा, और वह मतलब महल का अर्थ हुआ अमीर का मदद करेगा, तो अमीर तो अपना रोब दिखाएगा ही, अन्याय करेगा ही, अत्याचार करेगा ही, और गरीब दबता रह जाएगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं नादान हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं है। उन्होंने न तो मदन की मदद की और न अपने मालिक का जो बेटा है कासू का ही, दोनों में से किसी का मदद नहीं किया। दूर से दोनों का युद्ध देखता रहा, और जो ही लड़ाई खत्म हुई तुरंत ही सहमते हुए डर के मारे इधर उधर घूमते घामते अपने घर को चले गए। इस तरह से हम देखते हैं कि धन का अंधा व्यक्ति किस तरह से अपने बच्चे को गलत संस्कार देते हैं। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका। उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। लेखक कहता है कि मदन डर के मारे घर नहीं लौटा, और लौट जाता भी कहाँ। 8 से 9 बजे तक वह रात में इधर उधर ही घूमता फिरता रहा। उसे भूख लगी तो गली के दरवाजे से धीरे धीरे घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात था। प्रतिदिन सेन साहब कोई न कोई शिकायत करके गिरधर से मदन को पिटाई करवाता था, इसलिए वो प्रतिदिन कोई न कोई बहाना से पिटता ही था। लेकिन डर यह था कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। और दिन तो वो मार खाता ही था, लेकिन आज उसने कासू का अगला दांत तोड़ दिया था, इसलिए उसे डर हुआ। और दिन जितना मार खाते थे उससे ज़्यादा ही आज हमें मार खाना है। लेकिन दूसरा क्या उपाय था, वो इसका बचने का भी कोई उपाय नहीं था। इसलिए वह पहले रसोई घर में घुसा। तो मार तो खाना ही है, फिर आज पिताजी मुझे मारेंगे, लेकिन चलो पहले भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। घर में रसोई घर में माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। माँ और पिताजी उसके दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसने इत्मीनान से पहले शांति से भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। जो देखते हैं माँ पिताजी क्या बात कर रहे हैं, आज तो फिर मुझे पिटाई खानी ही है। लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, अर्थात आश्चर्य हुआ ये कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे हैं। जैसे और दिन की अपेक्षा आज बहुत ही शांति से बात कर रहे हैं। और दिन काफ़ी हल्ला करते थे, डांट डपट करते थे। आज उसके पिताजी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बात कर रहे हैं। उसकी माँ कोई बात पूछी तो वो ठीक से नहीं सुन सका, तो उसके बाबू गिरधर झल्ला कर कहते हैं,
जोर से बोलते हैं, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और कल से मकान भी छोड़ देना। अपनी तनख्वाह जो है, तुम्हारा जो पेमेंट है, तुम्हारा जो मजदूरी है, तुम ऑफिस से ले लेना। और मदन के काम की कोई बात नहीं चल रही थी। उसकी सज़ा अगर उसकी सज़ा की बात होती, पिटाई खाने की बात होती तो थोड़ा सा ध्यान से वो सुनता भी, तो मदन भी है निश्चिंत हो गया, चलो मेरे लिए कोई बात नहीं हो रही है और माँ पिताजी अपनी बात कर रहे हैं। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के पास बिल्कुल आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। लेखक कहता है कि मदन खाना खाने के बाद बरामदे पर रखी चारपाई पर सोने के लिए आ गया। घर में धीरे धीरे, ताकि पिता को पता नहीं चले जो घर में मदन आ गया है। अगर वो जान जाएंगे तो फिर से पिटाई करना शुरू कर देंगे। वह अंधेरे में पैर जो से लोटा टकरा गया और लोटा टकराने से ठन ठन की आवाज़ सुना। गिरधर और उसकी माँ दोनों एक साथ रूम से निकली। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। छाती को अब हाथ से बांध लिया, शरीर को टाइट कर लिया, मजबूत कर लिया कि भाई अब मार खाने की तैयारी कर लेते हैं। मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हो गया। मदन अक्सर पिता के हाथों पिटता था, बराबर पिता के हाथ से मदन पिटता ही था। सेन साहब या खोखा कुछ न कुछ उसकी शिकायत, मदन की शिकायत कर देता था उसके पिता से और उसके पिता उसको बेरहमी से पिटना शुरू कर देते थे। रोता भी था, लेकिन भीतर से वह बहादुरी से रोता था, क्योंकि उसे पता था कि जो खोखा और उसके पिता सेन साहब हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं। इसलिए वो रोता भी था, तो उसे अपने गलती का एहसास नहीं होता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन अपने दांत भींच लिए। मदन ऊपर और नीचे का दांत कस करके बंद कर लिया। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था और अचानक वह ठिठक गया। गिरधर जैसे और दिन आता था मारने के लिए मदन के पास आ करके, उस दिन भी आया, लेकिन उस दिन उसका हाथ उठा नहीं, बल्कि उसका चेहरा का जो नाराज़गी से भरा हुआ था, वह चेहरा प्रसन्नता में बदल गया। और यह देख करके मदन भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो रहा है। मदन के पास इसीलिए अचानक आया और ठिठक गया। मदन को आश्चर्यचकित हो करके गिरधर देखने लगा कि मेरा बेटा कितना बहादुर है। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, मदन को गोद में उठाया। मदन भी हक्का बक्का रह गया, अपने पिता को देख रहा था। हक्का बक्का रह करके एकदम दूसरे तरह का व्यवहार देख करके वो है अपने पिता की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, विस्मृत होकर के।
विस्मय होकर के ये आखिर क्या हो गया है मेरे पिताजी को। और दिन तो आकर मेरे पास जब भी आते थे तो बुरी तरह से मुझे पिटाई करने लगते थे, लेकिन आज ये बदल कैसे गए। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। उसे कभी याद ही नहीं था कि कभी भी मेरे पिता मुझे गोद में उठाए होंगे और मुझे चूमे होंगे, प्यार किए होंगे, दुलारे होंगे। अगर कभी किया भी तो ऊपर ही ऊपर किया, लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि सेन साहब के यहाँ वह नौकरी करता था। उसके पिता, उसकी रोजी रोटी चलती थी और हमेशा उसको डर लगा रहता था कि कहीं सेन साहब मुझे नौकरी से नहीं निकाल दे। और सेन साहब भी और उनका बेटा खोखा भी किसी न किसी तरह का शिकायत गिरधर से मदन के बारे में ज़रूर करता था और मदन पिटाई खाता था। लेकिन आज वह उल्लास और गर्व के साथ बोल रहा है। उसके मन में उत्साह हो गया गिरधर को, और काफ़ी गर्व से, स्वाभिमान से बोल उठा, जो किसी भी व्यक्ति के लिए नौकरी अगर चला जाए तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति का नौकरी चला जाए, उसकी रोजी रोटी छिन जाए, उसको घर से निकाल दिया जाए, तो कल हम कहाँ रहेंगे, कल क्या खाएंगे, उसकी चिंता उसे नहीं गिरधर को सता रही है, बल्कि वह प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। और वह कह रहा है कि एक तेरा बाप है जो सब दिन गुलामी करते हुए तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया। आज तूने उसी अन्याय, उसी अत्याचार का बदला दो दो दांत तोड़ करके ले लिया। तुम मेरा बेटा है और तुम मेरे से भी आगे निकला। किसी भी बाप को अपने बेटा से आगे निकलते हुए देख करके खुशी होती है। वही खुशी गिरधर को हो रहा है जो मैं इतना डरपोक था, जी हुजूरी करता था और बेरहमी से अपना बेटा को पीटता था, लेकिन मेरा बेटा मेरे से भी बहादुर है, निडर है, स्वाभिमानी है, आत्म सम्मान वाला है। इसलिए मेरा बेटा मेरे से कहीं ज़्यादा आगे जाएगा। और आज उसे थोड़ा भी डर नहीं है जो मेरी नौकरी चली गई है, मेरी रोजी रोटी चली गई है, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगी, क्या खाऊँगा, इसकी आज उसे चिंता नहीं है। इसलिए वह आज काफ़ी प्रसन्न है और मदन को शाबाशी दे रहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें सामाजिक भेदभाव अर्थात मालिक और नौकर के बीच बहुत बड़ी दीवार खींची गई है। बेटा बेटी में अंतर समझा गया है। अपने स्वार्थ में अंधा होकर बेटा को लाड़ प्यार में गलत संस्कार दिया जा रहा है, जो कि अमानवीय है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।